हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैथ्स में। आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा 1799 में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उसका सोर्स देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से बने हैं। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे और जितने भी भाई बंधु मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक रोड मैप के लिए काम करेगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। अगर आप भी चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये पहला प्रश्न है जो कहाँ से पूछा गया है। ये 18 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का था कि एथेनोइक अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कथन की पहचान कीजिए था। तो ये ऑप्शन दिया था कि पानी में 65% विलयन को सिरका कहा जाता है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, ठंडी में कुछ दिनों में वह जम जाता है, या कीटोन समजातीय समूह का है। तो देख लेते हैं कि यहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो देखिए ये एज इट इज़ प्रश्न पूछा गया था। देखिए एथेनोइक अम्ल के बारे में है और एज इट इज़ यहीं से ऑप्शन उठा के दे दिया था दोस्तों। तो सबसे पहले है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कि इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, सही है दोस्तों। फिर यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के होते हैं, वहाँ पे दिया हुआ था यही गलत पूछा था तो एक मिलाने का था। तो एक में ऑप्शन में था यह कीटोन समूह के होते हैं दोस्तों। तो कीटोन समूह के नहीं होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक समूह के होते हैं, तो यही गलत था। और एज इट इज था एसिटिक अम्ल में 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है, ये परीक्षा के रूप में काम किया जाता है। और शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है और ठंडे में जम जाता है। ये एक ऑप्शन दिया था दोस्तों। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया था, तीसरा ऑप्शन यहाँ से उठा के दे दिया गया था और चौथा यहाँ से दिया गया था जो कि गलत था दोस्तों। तो यहाँ से पहला प्रश्न साइंस का बने थे दोस्तों। दूसरा साइंस का था दोस्तों, देख लीजिए गैस के बारे में था कि गैस के बारे में क्या सही है या क्या गलत है दोस्तों। तो बोला था कि गैसों में जो बोल रहा है कि विसरण की दर अधिक होती है, संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है और गति अनियमित और तीव्र होती है और गैस का निश्चित आकार होता है। तो यही गलत था, निश्चित आकार नहीं होता। चलिए इसका पहले सोर्स देख लेते हैं कि कहाँ से ये पूछा गया था। तो देखिए गैस का ये भी प्रश्न है। देखिए गैसीय अवस्था में क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आप कि गैसीय अवस्था का जो भी दिया हुआ था प्रश्न यहीं से उठा के दिया गया था। तो गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। एज इट इज़ एक था कि ठोसों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, ये एक यहाँ से एक ऑप्शन बना दिया था दोस्तों। फिर है कि इसका आयतन व आकार अनिश्चित होता है, यही पूछा था कि आयतन व आकार उसमें खाली निश्चित कर दिया था। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा दोस्तों। यहीं से एज इट इज़ क्वेश्चन बना दिए गए थे। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों। तो एक था कि न्यूटन का तीसरा नियम था दोस्तों, कि न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार था। तो ये तो हर बुक में भी मिल सकता है कि बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होते हैं, क्योंकि किसी प्रतिक्रिया बल परिणाम और बराबर बल की दिशा में विपरीत होता है। देख लीजिए यहाँ से देखिए गति का तीसरा नियम से दिया गया है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यही से पूछ लिया गया था। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया हुआ है और यहाँ से दिया गया था देखिए कि बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण जितने बल से गोली आगे जाती है उतने बल से वह क्रिया प्रतिक्रिया मतलब वह प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक लगाती है दोस्तों। तो एज इट इज़ कहा हुआ दोस्तों। तो यहीं से एक क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है। तो ये सोर्स यहीं से साइंस का प्रश्न बन रहा है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों। तो कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक इससे पूछा गया था। यौगिकों से कम होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में अंतर आणविक बल कमजोर होते हैं दोस्तों। तो यहीं से एज इट इज़ देखते हैं कि इसका सोर्स कहाँ से था दोस्तों। देखिए पहले देखिएगा संयोजक बंधक या कार्बनिक यौगिकों के मध्य कमजोर अंतराणविक बल होते हैं। देखिए यहीं पे देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ कि कार्बनिक यौगिक के मध्य अंतराणविक बल कमजोर होते हैं। तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन यहीं से उठा के दिया गया था। देख लीजिए यहाँ से पूरा है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। तो सभी अच्छा से इसको पढ़ते तो यहाँ से ये क्वेश्चन करके चले जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ से अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों। यहाँ से भी है वही कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि उच्च आवृत्ति, देख लिए कि उच्च आवृत्ति और तारत्व से प्रश्न पूछा था। ध्वनि का तारत्व और आवृत्ति से प्रश्न पूछा गया था। तो देख लेते हैं कि कहाँ से पूछा गया था। देखिए तारत्व और पिच, देखिए कि किसी ध्वनि में आवृत्ति को मस्तिष्क की प्रकार का अनुभव उसे तारत्व कहता है। तारत्व ध्वनि का मोटा पतला होता है और तारत्व किस पर निर्भर करता है। देखिए यही पूछा था कि तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ेगी तो ध्वनि का तारत्व बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या था दोस्तों, यहाँ देखिएगा कि पहला प्रश्न था कि उच्च आवृत्ति, मगर अगर उच्च आवृत्ति ध्वनि तारत निम्न होगी तो यही गलत था दोस्तों। एज इट इज़ यहीं से क्वेश्चन उठा के दिया गया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या था दोस्तों। ये देखिए कि एक पत्थर के छोटे टुकड़े को धागे के टुकड़े के सिरे से बांधे जाए तो धागा दूसरा सिरा से पकड़कर एक वृत्ताकार पर घुमाया जाए तो आगे धागा को छोड़ दे तो तब क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता है कि पत्थर स्पर्श रेखा में गमन करेगा दोस्तों। तो यहाँ से ये कहाँ से पूछा गया था। देखिए यहाँ से था
ये एक इसका प्रश्न का उत्तर था कि जब किसी पत्थर को टुकड़े में डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो डोरी के अंदर खींचे रहना पड़ता है। तो यहाँ से एक प्रश्न था जो कि देख लीजिए, ये सोर्स है, यहाँ से पूछा गया था प्रश्न। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन व खनिज आवश्यक कच्ची सामग्री है। फिर है कि पोषण तत्व प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है। एज इट इज़ प्रश्न था। तो देखिए लीजिए इसका सोर्स कहाँ है। तो ये भी सोर्स भी कुछ कुछ बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखिए यहीं दिया हुआ है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। और क्या होता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यही क्वेश्चन क्या होता है, कथन के टाइप में पूछ गया था। और देखिए यहीं पे देखिए यहाँ पे से था कि सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। कि क्या होता है, सूर्य के प्रकाश जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था दोस्तों, पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण को ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है। पोषक तत्व नहीं, सूर्य का प्रकाश। दोनों एज इट इज था, एक ही बुक का है लेकिन अलग अलग में था मतलब। तो यहीं पर से क्वेश्चन बने थे दोस्तों। फिर देख लेते हैं दोस्तों, ओम का नियम से था दोस्तों। ओम का नियम से क्या था दोस्तों, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो चालक का प्रतिरोध स्थिर रहता है, चाहे वोल्टेज का मान कुछ भी हो। ठीक है, ये तो बात सही था दोस्तों। लेकिन ओम के नियम के अनुसार चालक में वोल्टेज और धारा के अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे तापमान और पदार्थ का गुण कुछ भी हो। तो यही गलत है दोस्तों। तापमान कुछ भी ना हो, तापमान अगर स्थिर रहेगा तब यही नियम लागू होगा। तो देखिए पहले ही ओम का नियम अगर खोलिएगा तो सबसे पहले क्या है, यदि ताप स्थिर रहता है तो किसी धातु का तार में प्रवाहित होने वाली धारा और विद्युत धारा के प्रतिरोध किसी बीच विभवांतर क्या अनुक्रम अनुपात हुआ। अगर ताप स्थिर रहो, ताप कुछ भी नहीं, तो यहीं से एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये सब प्रश्न जो है दोस्तों एक ही बुक से बन रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम बोल रहे हैं कि बार बार 100 बुक को पढ़ने के बजाय है कि एक बुक को आप 100 बार पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए, रिजल्ट आपका निश्चित होगा दोस्तों। अगर मेंस भी आपका अगर हो रहा है पीटी, तो मेंस में सही डायरेक्शन में एक ही बुक को बार बार पढ़िए, जिससे रिवीजन होगा दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझना होगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, ऐसे ऑप्शन के अनुसार तो कोई भी मैच नहीं कर रहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये लूसेंट सब में दिया हुआ है दोस्तों। फिर देखिए कि कहा अवतल दर्पण से पूछा गया था कि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब प्रकृति के बिंब की स्थिति पर निर्भर करती है। तो देखिए ये दोस्तों, ये तो आप लोग को पता होगा कि वास्तविक और आभासी दोनों बनाते हैं और यह प्रतिबिंब प्रकृति के बिंब की स्थिति। तो यहीं से देख लीजिए कि देखिए अवतल दर्पण से दिया हुआ, यहाँ से सब कुछ दिया। अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब प्रकृति की स्थिति एवं आकार बिंदु तथा सापेक्ष वस्तु की स्थिति पर निर्भर होती है। एज इट इज़ यहीं से एक ऑप्शन उठा के और यहीं पे से पेस्ट कर दिया था दोस्तों। तो यहीं से कथन कारण बनते। तो कथन कारण बनेंगे दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो वहाँ से आप कर लेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक था दोस्तों, रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं और कारण था वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों की स्पष्ट स्थिति और चमक बदलाव का कारण बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है। और यहाँ से देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है दोस्तों। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता है। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन और यहीं से बताया गया है दोस्तों। यहीं पे पूरा हम इसको स्क्रीनशॉट में नहीं आ पाया है, तो यहीं से पूरा दिया गया था प्रश्न। फिर देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन तो हर जगह मिल जाएगा आपको, लूसेंट में मिल जाएगा कि चिकनी अंतर्द्रव्य जलक्य का क्या काम है, पादप की कोशिका भित्ति, अमीबा, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक लगभग हर शिफ्ट से आया है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक के बारे में हो या यूकैरियोटिक के बारे में हो, अमीबा के बारे में हो, लगभग माइक्रो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो ये तो सब में मिल जाएगा दोस्तों, लूसेंट में मिल जाएगा और सब बुक में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑक्सिन ये वाला था, तो पादप हार्मोन था। तो ये पादप हार्मोन भी हम इसका सोर्स नहीं लेके आए। बाकी तो जितना भी है ये सब तो हर बुक में मिल जाएगा। आपको मिलाना था कि एथिलीन का क्या काम है या साइटोकाइनिन का क्या काम है, जिब्रेलिन का। आप लूसेंट उठाइए या दृष्टि का क्यूब बुक उठाइए, सब में ये बुक में मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि फिर बोला था कि फंजाई किंगडम का सदस्य होता है दोस्तों। तो फंजाई किंगडम क्या होता है, सबसे पहले विषमपोषी और यूकैरियोटिक होता है। तो फंजाई तो आप लोग को पता है कि यूकैरियोटिक का विषमपोषी होता है। देखिए इसका सोर्स क्या है, देख लीजिए। कवक जो फंजाई है, जो मृत जो ये होता है, ये क्या बोल रहा है, बहुकोषीय यूकैरियोटिक है। एक पहला हो गया यहाँ से एक था, और ये क्या है, विषमपोषी होता है। दोनों को देखिए यहीं से दे दिया गया है ना, दिया हुआ है ना। तो सब प्रश्न दोस्तों यहीं से बनेगा। लेकिन आप लोग को वहाँ पे कंफ्यूज होता है कि यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर कब होगा दोस्तों, जो आप बार बार पढ़ेंगे। तो यही लोग बोल रहे हैं कि दोस्तों आप लोग लिमिटेड पढ़िए लेकिन उसको रिविज़न कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए ये सब दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या है,
ये अल्फ़ा कण से दिया हुआ था दोस्तों, कि रदरफोर्ड का अल्फ़ा करने के बारे में क्या था दोस्तों। ऑप्शन यहीं से बना था दोस्तों। एक ऑप्शन था कि निष्कर्ष निकाला था कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 गुनी छोटी होती है। फिर है कि नाभिक का भाग खोखला होता है। तो इससे ये सब जितने हैं ना, सब यहीं से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। देख लीजिए, एज इट इज़ यहीं से ऑप्शन उठा उठा के दे दिया गया था। उसमें खाली बोला था कि नाभिक का भाग खाली होता है, लेकिन इसमें बोला था कि नहीं, नाभिक का भाग अधिकतर खाली नहीं होता, परमाणु का भाग खाली होता है। उसी को एक कुछ चुनना था दोस्तों। फिर देख लीजिए कि रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है क्या क्या है, सब यहीं से एक ऑप्शन बना के दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। ये देखिए कि पौधे में लचीलापन, ये तो बहुत बार वो हर जगह पढ़े होंगे कि क्या होता है, कोलेनकाइमा होता है। इसका ऑप्शन सोर्स देख लीजिए कि ये हर बुक में भी मिल जाएगा। तो देखिए कोलेनकाइमा क्या है दोस्तों, तो यहीं पे देखिए कि कोलेनकाइमा पौधों में क्या होगा, लचीलापन प्रदान करेगा। ऊपर ऑप्शन था, तो कोलेनकाइमा लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। फिर था दोस्तों कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व किसी अनुपात में मिल जाती है और मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। ये दोनों सही और व्याख्या कर रहा है। तो देखिए इसका सोर्स कहाँ है दोस्तों, तो देखिए यहीं से मिश्रण से जितना भी है, यहाँ से कम 10 फैक्ट इसी में दिया हुआ मिश्रण से। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें संगठन पदार्थों को सभी गुण पाए जाते हैं, इसमें निर्माण, ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश है ना दोस्तों, यहीं से पूछा गया था। देखिए यहाँ से एक प्रश्न, यहाँ से एक ऑप्शन उठाया था कि मिश्रण के संगठन अनिश्चित होते तथा अर्थात इसमें सम्मिलित अवयव किसी भी अनुपात में हो सकते। ऊपर में देखें कि किसी भी अनुपात में, तो यहाँ पे देखिए तो एज इट इज़ यहीं से प्रश्न बन रहा है दोस्तों मिश्रण से। तो देखिए और नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि क्या है दोस्तों, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल के बारे में गलत कौन है दोस्तों, एज इट इज़ अगर कोई भी एफआरओ का एग्जाम दिया होगा, एफआरओ में भी यही प्रश्न एज इट इज़ पूछा गया था। एफआरओ से प्रश्न ही इसको रिपीट किया गया था। ये एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है दोस्तों कि क्या क्या है। तो एज इट इज़ एफआरओ का ये कॉपी पेस्ट था दोस्तों। और ख़ास के 18 जनवरी को जो भी बच्चा सेकेंड शिफ्ट में दिया था, एफआरओ से कम 3 से 4, एफआरओ एनफोर्समेंट से 4 क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 4 से 5 क्वेश्चन। देख लेते हैं नेक्स्ट, तो बता दिए हैं दोस्तों। फिर है ये तो फार्मूला बेस्ड था दोस्तों। तो फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप लोग को हर बुक में इसका फार्मूला दिया होगा, V=U+AT करके निकालना था और देख लेते। तो ये फार्मूला बेस से था, ये लोग आप लोग को हो जाता दोस्तों। फिर है कि अभिक्रियाशील धातु, ये तो बार बार बोलते हैं कि यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है कि सभी धातुएं एक समान होती है। ये भी लूसेंट में है और जिसमें क्यूब दृष्टि का क्यूब बुक दोनों में दिया हुआ है इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन भी लूसेंट से मिल जाएगा आप लोग को, क्योंकि रिएक्टिविटी से बार बार प्रश्न बने हैं दोस्तों। हर शिफ्ट में लगभग रिएक्टिविटी से प्रश्न बने हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए कि फिर है कि छोटी आंत सेलुलोज के पाचन में सहायक होती है, ए और दोनों। और इसका क्या बोल रहा है, तो आगे जानवर के बारे में बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कथन कटा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है कि जंतु में पोषण जो है चैप्टर, वहाँ से पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी के अध्ययन को क्या, ये मटर में, तो ये हर बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि किसी वस्तु, ये भी हर बुक में मिल जाएगा दोस्तों। किसी वस्तु में क्या हो दोस्तों, ऊर्जा हो तो वह कार्य और उसको क्षमता है। तो हर बुक में कार्य, ऊर्जा और क्या शक्ति, ये सबसे प्रश्न हर बार पूछा है दोस्तों। दूरी, त्वरण, ये सबसे इसका डेफिनेशन एज इट इज़ पूछ लिया है दोस्तों। तो ये सब कभी कभी भी बार बार पूछ रहा है दोस्तों, तो इस सबको क्लियर कर लीजिएगा। देखिए ये सब भी है। यहाँ से एल्युमिनियम के बारे में खाना है, तो ये सब है कि दोस्तों दिमाग से आप लगा दे सकते हैं कि एल्युमिनियम के बारे में खाना कैसे बन रहा है दोस्तों। तो इसका गलनांक क्या होगा और चालकता पे क्या है, ये सब देख लीजिए। यहाँ से भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन कहलाता है। ये हमको कहीं नहीं मिला, लेकिन ये एनसीईआरटी से लिया गया दोस्तों। बाकी ये इसको हम जो सोर्स पढ़ते हैं उसमें ये इसमें नहीं दिया हुआ था, लूसेंट में भी शायद नहीं था। बाकी हम दृष्टि का क्यूक बुक और एक है प्लेटफॉर्म का एनसीईआरटी सागर संग्रह है, उसमें नहीं दिया गया है दोस्तों। फिर है यह भी आप लोग को हर जगह मिल जाएगा कि श्वसन किस में होता है, उत्सर्जन मार्ग क्या कहते हैं, हृदय क्या क्या काम है दोस्तों, हृदय में क्या है, वेंट्रिकल है। तो ये सब पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और भोजन ग्रहण में किस में होता है, तो एज इट इज सब में बुक जाएगा दोस्तों। फिर बोला था कौन सा तत्व एक उत्कृष्ट गैस है, तो उत्कृष्ट गैस आप लोग को पता होगा कि क्या क्या है दोस्तों। तो यहाँ से एक पूछा गया था नियोन के बारे में। तो ये सब भी कहीं कहीं हर जगह मिल जाएगा दोस्तों, उत्कृष्ट गैस क्या है या क्या कितने प्रकार के हैं। फिर है कि यह भी हर बुक में मिल जाएगा। पौधों में ट्रांसलोकेशन या खाद्य पदार्थ के परिवहन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, तो ये फ्लोएम के बारे में बताया गया है। ये भी हर जगह मिल जाएगा दोस्तों। जल जाइलम द्वारा होता है और खाद्य पदार्थ फ्लोएम द्वारा होता है। देखिए यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा है कि लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था
कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, और यूकैरियोटिक जो प्लांटी फंजाई है दोस्तों। तो यहाँ से लगभग चारों शिफ्ट में हुआ था, चारों शिफ्ट में यहीं से पूछा था कि कोई किसी में पोषण की विधि पूछ लिया गया था, किसी में कोशिका भित्ति भी पूछ लिया गया था। तो यहीं से प्रश्न बने थे दोस्तों, चारों में बना था दोस्तों। एज इट इज़ यहीं से प्रश्न उठा के एक एक टॉपिक यहीं से एक एक लाइन का ये बना दिए थे, कथन और कारण बना दिए थे। यहाँ से भी देखिए कि एक पूछा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का उपयोग किस में नहीं किया जाता है। तो देखिए अग्निशामक में किया जाता है, भोजन के निर्माण में, ये भी ऑप्शन में दिया था, और खमीर बनाने में, ये सब में किया जाता है। लेकिन वहाँ पे दिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में या चूना बनाने में किया जाता है, तो उसका एज इट इज़ गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। फिर है यहाँ देख लीजिए कि सजीव, या यहाँ से ये भी कहीं हर जगह आपको मिल जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ये भी आपको हर जगह मिल जाएगा दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों ये बताने का मकसद था कि एक बुक से या कहीं भी आप लोग एक बार 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 पढ़िए और यहीं से कथन और कारण बनते हैं दोस्तों। तो ये बुक था दोस्तों, दोनों था, एक दृष्टि का क्यूक बुक है दोस्तों, एक रुक्मिणी का जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह है दोस्तों। यहीं से प्रश्न बने हैं दोस्तों। दृष्टि का क्यूक बुक है और रुक्मिणी का सार संग्रह। हम दिखाने के लिए तो बहुत कुछ था दोस्तों, लेकिन सबको उठाना पॉसिबल नहीं था। तो हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग एक ही बुक को फॉलो करिए। किसी भी बुक को अगर फॉलो करना है तो सिर्फ एक बुक को फॉलो कीजिए, जिससे कि क्वेश्चन को वहाँ पे जो इजी भी हो उसको गलती ना हो पाए, और वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि बार बार अलग अलग जगह से पढ़ा के और कन्फ्यूज हो जाइएगा, तो जिससे आप लोग को दिक्कत होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।